वेलकम टू महागुरु आईएएस। हल्की हल्की बारिश हो रही है और चाय की चुस्कियों के बाद चलिए बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया के अंदर पॉसिबल है। तो आज का टॉपिक हम कवर करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। ये चीज़ आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुनी होगी। और साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मुद्दा भी जब जब हमारे इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस पास होते हैं, तो ये मुद्दा जो है वो बार बार हमारा राइज होता है। तो देखते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या है, क्या इसके इंट्रोडक्शन, इसका कंक्लूजन। आपको बहुत अच्छे नोट्स इसमें हमने एज यूजुअल प्रोवाइड करवाए हैं और हर बार की तरह इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो आपको फ्रंट में दिया है। आप इसको रिवाइज कीजिए, दैन इसके प्रोज कॉन्स, हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या है, वो सब आपको जो है वो नोट्स में मिलेंगे। सो बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन की। इंट्रोडक्शन पे आते हैं सबसे पहले। द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्या कंडक्टिंग द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली इलेक्शंस टुगेदर। इससे क्या होगा, इट एम्स टू एनहेंस द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, रिड्यूस इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर एंड एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब लॉ कमीशन जो है 2018 एंड द नीति आयोग 2017, दे रिकमेंडेड दिस रिफॉर्म साइटिंग फ्रीक्वेंट इलेक्शंस एज ए डिसरप्शन टू policy making and administrative functioning. However, concerns regarding the constitutional amendments, federalism and logistical feasibility, they remain a key challenges. इन सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो है नीति आयोग की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बट एन इलेक्शन एवरी फ्यू मंथ्स इज नीदर प्रैक्टिकल नॉर इकोनॉमिकली वायबल। तो ये हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात की है। नाउ कंक्लूजन हम सबसे लास्ट में इसको रीड आउट करेंगे। अभी इस न्यूज़ जो है ये कंटेक्स्ट क्या है इसका, दैट यूनियन कैबिनेट हैज़ एक्सेप्टेड रिकमेंडेशंस ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है अभी। और अभी हम बात करते हैं इसकी, इस पे आते हैं हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट क्या है इसका। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है इंडिया के अंदर पहले भी हुए हैं फ्रॉम 1952 टू 67, बट उसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और प्री मैच्योर डिसोल्यूशन की वजह से ये साइकिल जो है हमारा डिसरप्ट हो गया था। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 83, आर्टिकल 172, 324 एंड 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब में हमें जो है वो अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं वो हमारे इंडिया में अलाउ होते हैं। तो उसके अलावा ये जो है 229th लॉ कमीशन रिपोर्ट इन 2009 एंड 2018 लॉ कमीशन रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन इसका हो सकता है। इसको भी फर्दर जो है वो अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करें फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो 2019 लोकसभा इलेक्शंस की जो कॉस्ट है दैट वो 60,000 करोड़ रुपीज़ है ना। और ये 2014 के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो 40% इंक्रीज इसमें हुआ है। यहाँ पे एक ग्राफ है, इसमें आप दे सकते हैं कि एक्सपेंसिव इलेक्शंस जो है कि हमारा जो 2024 में एक्सपेंस हुआ था, 2019 में हुआ था, 2014 में हुआ था। तो क्या ग्रेजुअल हमारा इंक्रीज है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2014 एंड 19 इनमें ऑलमोस्ट डबल था। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज हमारा है। देन इलेक्शन कमीशन डिप्लॉयज ओवर 10 मिलियन पर्सोनल फॉर एवरी जनरल इलेक्शन, इंक्रीजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। देन लॉ कमीशन 2018 ने एस्टिमेट किया था कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाते हैं तो वी विल सेव अप्रॉक्स 5 to 6,000 करोड़ रुपीज़ पर साइकिल। फिर हम बात करते हैं गवर्नेंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट was imposed 6 times between 2014 to 19, thus delaying the policy rollouts. States like Gujarat and Uttar Pradesh, they saw delays in welfare schemes due to frequent elections. नीति आयोग 2017 में रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी that stated that synchronized elections would improve policy continuity and government's stability. इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका, स्वीडन और इंडोनेशिया, यहाँ पे जो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं एंड उससे ऑब्वियसली इलेक्टोरल कॉस्ट हमारी कम होती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एंड जर्मनी, यूके है ना, ये क्या करते हैं, हमारे जो लोकल और ये जो अपने कंट्रीज़ के लोकल और नेशनल इलेक्शंस जो है उनको अलाइन करते हैं, दस इंश्योरिंग द स्टेबल गवर्नेंस। इलेक्टोरल बिहेवियर की अगर हम बात करें, इलेक्टोरल एंड वोटर बिहेवियर, सो 2019 लोकसभा इलेक्शन में जो वोटर टर्नआउट था दैट वाज 67.4% वर्सेस एवरेज स्टेट इलेक्शंस के अंदर जो टर्नआउट होता है दैट इज़ 55 to 6%। इससे क्या होता है कि हमारे जो नेशनल पोल्स होते हैं उनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि बेटर पार्टिसिपेशन जो है वो लोगों का रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2020 में एक इन्होंने स्टडी दी थी, उसमें ये कहा था कि सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस कुड इम्प्रूव वोटर एंगेजमेंट एंड रिड्यूस इलेक्टोरल फैटिग।
आ जाते हैं हम फिर से हमारे टॉपिक पे, दैट इज़ साइमल्टेनियस इलेक्शन। ये हमने आपको कंटेक्स्ट बताया है अभी कि किस कंटेक्स्ट में हम अभी फिर से जो है वो न्यूज़ में क्यों है। देन अबाउट द साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये क्या है? इट इज़ एन आइडिया टू सिंक्रोनाइज लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत सच दैट वोटर्स इन ए पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी दे वोट ऑन द सेम डे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस, इसका मतलब ये नहीं है कि वोटिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल इलेक्शंस नीड टू हैपन ऑन द सिंगल डे। ये जो है वो फेज वाइज मैनर में भी हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं एज पर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, प्रोवाइडेड वोटर्स इन ए पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी वोट फॉर बोथ द स्टेट असेंबली एंड द लोकसभा ऑन द सेम डे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पूरी कंट्री में ही एक ही दिन वोटिंग होगी, बट जो एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर वोटिंग अगर हो रही है तो वो स्टेट असेंबली और लोकसभा दोनों के लिए उसमें जो है हम म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो सेम डे हो। रिप्रेजेंटेटिव्स एट मल्टीपल टायर्स, अगर हम एक डाटा देखें तो हमारे पास लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव्स 543, असेंबली लेजिस्लेटर्स का जो नंबर है दैट इज़ 4100, अर्बन लोकल बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं दे आर अप्रॉक्स 89,194, और जो इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे होते हैं दे आर नियरली 31.89 lakhs। सो रिवर्ट टू साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ये आइडिया जो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का भी फिर से वापस कैसे आया है कि दिस वाज म्यूटेड बाय इलेक्शन कमीशन एनुअल रिपोर्ट इन 1983, लॉ कमीशन रिपोर्ट इन 1999 एंड 2018, नीति आयोग वर्किंग पेपर इन 2017। यहाँ पे हमने जो है एक टाइमलाइन दिखाई है आपको। हमने जैसे पहले बात की है कि 1952 से 67 तक इलेक्शंस जो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे इंडिया के अंदर, कि जनरल इलेक्शंस जो थे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के दे वर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली। बट उसके बाद क्या होता है 68 टू 69 के अंदर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हुआ ऑफ सम ऑफ द स्टेट असेंबलीज, और उसकी वजह से हमारी जो ये साइकिल जो है वो ब्रेक हो गई। देन कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्या इंपॉर्टेंस है साइमल्टेनियस इलेक्शन का? सो सबसे पहले हम बात करें अगर, सो कॉस्ट एफिशिएंसी एंड रिड्यूस्ड फाइनेंशियल बर्डन, सेकंड अनइंटरप्टेड गवर्नेंस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड वोटर टर्नआउट, फोर्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी एफिशिएंसी, एंड फिफ्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड हिस्टोरिकल रेलेवेंस। इसका क्या है उसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कॉस्ट एंड रिड्यूस्ड फाइनेंशियल बर्डन पे। तो हमने पहले भी बात की है इस बारे में कि लोअर इलेक्शन एक्सपेंडिचर होगा अगर ये जो इलेक्शंस जो हैं वो सेम डे कंडक्ट होंगे। तो इसमें क्या होता है, CMS 2019 का लोकसभा का एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 करोड़ के आसपास था, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सेविंग हो सकती है। सेकेंड इज सेव्स गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी स्पेंडिंग, जो हमारी कैंपेन्स पे, रैलीज पे, लॉजिस्टिक्स पे जो हमारा खर्चा होता है उससे क्या होगा कि अगर हमारी सिंगल इलेक्शन साइकिल होगी तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं दे विल बी बेटर ऑप्टिमाइज्ड। थर्ड इज रिड्यूस्ड बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स, ऑब्वियसली जो मनी है टैक्स पेयर्स की, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंट अगर इलेक्शंस होते हैं तो उससे क्या होगा, हायर फाइनेंशियल स्ट्रेन होगा ऑन पब्लिक रिसोर्सेज, है ना, सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी पड़ती है, पोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, तो वो सब जो है वो टैक्स पेयर की मनी से जाता है, और तो इससे क्या होगा, रिड्यूस बर्डन ऑन द टैक्स पेयर्स। देन कम्स अनइंटरप्टेड गवर्नेंस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे इलेक्शंस होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है हमारी बहुत सारी जो पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो डिले होती है, तो वो डिले नहीं होगी क्योंकि बार बार जो है हमारा MCC नहीं होगा। सेकेंड इज बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। इलेक्शन क्या करता है, दे स्लो डाउन द वेलफेयर स्कीम्स, है ना, यूपी में, गुजरात में फ्रीक्वेंट जहाँ पे वो चलती है चीज़ें, तो वेयर पॉलिसी रोल आउट्स वर स्टॉल्ड ड्यू टू इलेक्शंस। मोर प्रोडक्टिव पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। लॉ मेकर्स जो है वो क्या होते हैं, जनरली कैंपेनिंग में बिजी होते हैं, आज यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि फोकस्ड गवर्नेंस हमें मिलेगी अगर हमारे साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो। देन फ्रीबी कल्चर एंड पॉपुलिस्ट पॉलिसी, शिफ्ट इन द फोकस ऑफ shift in focus of governance and policy making towards populism and immediate, हमारे पास क्या आएगा, sorry I think this is not charged so it's not working, है ना। तो हमारे पास क्या होगा कि इमीडिएट पॉलिटिकल गेन्स की बजाय जो है वो क्या करेंगे, हमारी लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी मेकिंग है उन पे काम करेंगे, ठीक है। देन वी कम टू स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड वोटर टर्नआउट, सो इट रिड्यूसेस द वोटर फैटिग, है ना, ये नहीं होगा कि हर बार इलेक्शंस हो रहे हैं। देन कम्स द रिड्यूसेस इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, तो जो हमारे जैसे वोट बाइंग हो गया, मसल पावर्स हो गई, कम्युनल पोलराइजेशन हो गया, है ना, तो इन सब माल प्रैक्टिसेस जो हैं उस पर कंट्रोल होगा। देन कम्स
प्रिवेंट्स पोलराइजेशन एंड शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स, है ना। इससे क्या होगा कि हमारे जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन्स होंगे दे विल प्रिवेल ओवर द शॉर्ट टर्म अपीजमेंट। फिर हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी एफिशिएंसी पे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी एफिशिएंसी में सबसे पहले हम बात करते हैं, इट विल मिनिमाइज सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कॉस्ट, है ना। पुलिस डिप्लॉय करनी पड़ती है, पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट होती है, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो यूनिफाइड इलेक्शन होंगे दे विल रिड्यूस स्ट्रेन ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस। देन लेस डिसरप्शन इन गवर्नेंस मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब के सब क्या होते हैं, दे आर डाइवर्टेड फॉर मंथ्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो ये वाली चीज़ हमारी बार बार नहीं होगी। देन एफिशिएंट यूज़ ऑफ इलेक्शन कमीशन रिसोर्सेज, जैसे कि हमारे पर्सनल मोबिलाइज हमने कहा है, ईवीएम्स हो गए, है ना, रिसोर्सेज मल्टीपल टाइम्स अ ईयर इनको जो है वो मोबिलाइज करना पड़ता है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन विल अलाउ बेटर मैनेजमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड हिस्टोरिकल रेलिवेंस की हम बात करें तो हमने पहले बताया 1952 टू 67 हमारे ये इलेक्शंस होते रहे हैं ना। लॉ कमीशन एंड नीति आयोग सपोर्ट इट, है ना, दोनों के दोनों जो है वो सपोर्ट करते हैं एंड दे आर प्रपोजिंग ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन थ्रू फेज्ड सिंक्रोनाइजेशन। और ग्लोबल एग्जिस्टेंस की बात करें तो हमने बात की है जैसे कंट्रीज हमारी साउथ अफ्रीका, स्वीडन, इंडोनेशिया, यहाँ पे जो है ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस होते हैं। दे एंश्योर द एफिशिएंट गवर्नेंस। देन कमिंग टू चैलेंजेस, है ना, ऑब्वियसली अब जो हमारे एक ट्रेंड चला आ रहा है उसको हम चेंज करेंगे तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, है ना। तो चैलेंजेस सबसे पहले क्या आएगा, जो ऑनगोइंग टर्म्स है, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की जो टर्म है उस पर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमें करने पड़ेंगे। थर्ड, ये जो है इट इज़ नॉट अलाइंड विद फेडरलिज्म। फोर्थ इज लोकल ऑटोनॉमी इम्पैक्ट क्या आएगा, देन इम्पैक्ट ऑन वोटर बिहेवियर क्या रहेगा, लॉस ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन रीजनल पार्टीज, जो कंट्रोलिंग मिड टर्म डिसोल्यूशन, अगेंस्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एंड लैक ऑफ कंसेंसस। ये मेन मेजर पॉइंट्स हो गए। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ऑन गोइंग टर्म्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आर्टिकल 83, 2 एंड 172 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टिपुलेट करता है हमारे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की जो है वो टेन्योर कितनी रहेगी। तो ये कहता है कि ये टेन्योर हमारा 5 ईयर्स का रहेगा अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटूटरी कंसर्न्स इन एक्सटेंडिंग और curtailing the existing terms of some state assemblies to synchronize the cycle for the first time, है ना। तो हमें इन आर्टिकल्स के अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स करनी होगी। देन कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, नीड ऑफ द अमेंडमेंट टू मल्टीपल constitutional provisions as article 83, 85, 172, 174, 356. These are related to conduct of elections and by-elections and no confidence motion. Then not aligned with federalism. So the idea of one nation, one election does not square with the concept of federalism, as it is established on the notion that entire nation is one, contradicting the content of Article 1 जो कहता है कि India is union of states. Local autonomy, local self-governments through municipalities and panchayats, they could face challenge या एज साइमल्टेनियस इलेक्शन कंबाइन लोकल एंड नेशनल इश्यूज, है ना। तो ये यहाँ से क्या होगा कि जो हमारे लोकल इश्यूज जो हैं वो डाइल्यूट हो सकते हैं। देन ऑपरेशनल चैलेंजेस हमारे जो है ऑब्वियसली वी विल नीड मैनी ईवीएम्स एंड वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन्स, वीवीपैट मशीन्स जो हैं दे विल बी नीडेड अप्रॉक्सीमेटली 30 lakhs, तो जितना भी है उसके ट्वाइस नंबर में हमें चाहिए होगा। कोस्ट कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड रिक्वायर ए सब्सटेंशियल बजट, है ना। तो टोटल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9,284 करोड़ वुड बी नीडेड फॉर प्रोक्योरिंग ईवीएम वीवीपैट्स जो हमें लेने पड़ेंगे, है ना, प्लस एडिशनल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द मशीन्स एवरी 15 ईयर्स, प्लस जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट होगी इन मशीन्स को स्टोर करने के लिए, तो ये हमारी जो है वो एडिशनल कॉस्ट होगी। देन इम्पैक्ट टू वोटर बिहेवियर, है ना, नेशनल इश्यूज जो हैं वो रीजनल इश्यूज, हमारे जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उसमें रीजनल इश्यूज होते हैं, है ना। जब हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे हमारे नेशनल इश्यूज राइज होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वोटर का बिहेवियर ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा। देन लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद द आइडिया, है ना, लास्ट 1960 में हुआ था, उसके बाद जो है एक एंटायर पूरी जनरेशन चेंज हो चुकी है जो कि इस आइडिया से फेमिलियर नहीं है। देन लॉस ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी टू द इलेक्टोरेट, क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और पार्टीज जो होंगी दे हैव टू फेस इलेक्शंस ओनली वंस इन ए 5 years। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हमने बात की है कि बहुत सारी ग्रास रूट लेवल्स पे जॉब्स क्रिएट होती हैं वो नहीं होगी। इम्पैक्ट ऑन रीजनल पार्टीज, इससे क्या होगा, इट विल बेनिफिट द डोमिनेंट नेशनल पार्टी और द इनकम्बेंट एट द सेंटर, वाइल डिसएडवांटेज किसको होगा, जो स्मॉलर रीजनल पार्टीज होगी और स्मॉलर इश्यूज होंगे उनको इम्पैक्ट होगा।
कंट्रोलिंग मिड टर्म डिसोल्यूशन, एंश्योरिंग एडिक्वेट लीगल सेफगार्ड्स वुड बी ए चैलेंज, है ना, ताकि हमारी जो है मिड टर्म डिसोल्यूशन ऑफ द हाउसेज वो ना हो। उसके बाद आता है अगेंस्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। इंडिया मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है जहाँ पे इलेक्शंस जो है वो स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के सेपरेट होते हैं। सो द वोटर्स आर प्लेस्ड टू एक्सप्रेस देयर वोटिंग चॉइसेस कीपिंग इन माइंडिंग द 2 डिफरेंट गवर्नमेंट्स, है ना, विच दे वुड बी इलेक्टिंग बाय एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर सेम टाइम पे इलेक्शन होगा तो इसको इम्पैक्ट करेगा। देन कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, कि अब अमेंडमेंट्स के लिए जो है हमें चाहिए होगा कि सारी पार्टीज एक साथ आगे आएँ, तो उसमें इश्यूज रहेंगे। यहाँ पे जो है आपके लिए एक जस्टिस दीपक मिश्रा की स्टेटमेंट है दैट adoption of one nation one election in India is likely to brook well with the spirit of the constitution and also with the principles of collaborative federalism। उसके बाद नेक्स्ट फिगर में जो है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का बताया हुआ है, जो हमने बात की है साउथ अफ्रीका, यूके, स्वीडन, इन सब के अंदर इलेक्शंस जो है वो किस टाइप से होते हैं। अब आती है बात हमारे पास कि किसने इस आइडिया के बारे में क्या कहा है। नीति आयोग 2016 में एक पेपर आया था और उन्होंने कहा है कि सेपरेट इलेक्शन लीड टू मासिव recurring expenditures as well as prolonged deployment of forces. It suggested holding elections in 2 cycles, है ना, within an interval of 30 months, मतलब 30 months के इंटरवल पे 2 साइकिल्स में हम इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो है इन 2050 द हाउस पैनल ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने क्या कहा कि इलेक्शंस जो है वो हम 2 फेज में करवा सकते हैं। जैसे हमारी पहले बात हुई, पोल्स टू some assemblies can be held in Lok Sabha midterm and remaining assemblies could be at the end of the Lok Sabha term। फिर लॉ कमीशन की जो है उन्होंने क्या इस पे स्टेटमेंट दी है कि होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल्स वुड बी आइडियल बट ए वर्केबल फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली वर्केबल फॉर्मूला हमें चाहिए होगा। होल्डिंग ऑफ ए सेपरेट इलेक्शन टू असेंबलीज शुड बी एन एक्सेप्शन एंड नॉट द रूल। ये जो हमारे सेपरेट इलेक्शन जो है असेंबलीज के, ये एक एक्सेप्शन होगा, नोट द रूल। अनदर जो लॉ पैनल रिपोर्ट थी 2018 के अंदर रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा कि साइमल्टेनियस पोल्स डोंट अल्टर बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट कम्स टू रिकमेंडेशंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस और वे फॉरवर्ड। जैसे हमने पहले बात की है, ऊपर इसमें बात की, उसी टाइप से हम ये बताते हैं कि हमारे जो अलग अलग हमारी बॉडीज़ हैं उन्होंने जो है वो क्या रिकमेंडेशन दी है ना। लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट, उन्होंने कहा है कि हमने जैसे बात की है कि होल्ड इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज साइमल्टेनियसली बट विद होल्ड द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। इन्होंने कहा कि आप इलेक्शंस कंडक्ट करवाओ बट उनका जो रिजल्ट है वो विद होल्ड कर दो टिल द एक्सपायरी ऑफ द असेंबली कंसर्न्ड, है ना। सेकंड जो मेजर इनकी सेइंग थी उसमें ये आता है कि कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, कि ये जो आइडिया है इस पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो कंसर्न करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स जो हैं स्टेट लेवल पे, और उनसे जो है उनके क्या कंसर्न्स है, क्या उनके फीडबैक है, वो उनसे पूछने चाहिए। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस 79th रिपोर्ट, जो संसदीय स्थायी समिति है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, 2 फेज्ड सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन, वही कि होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस ऑफ सम ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एट द मिड टर्म ऑफ लोकसभा एंड रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द लोकसभा, और बाय इलेक्शंस टू ऑल द सीट्स, जो खाली हमारी सीट्स रहेंगी, जो वैकेंट सीट्स रहेंगी, उन पे जो है वो बाय इलेक्शंस कब करवाएं कि एक प्री डिटरमाइंड डेट या प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो कंडक्ट करवाए जाएं। देन नीति आयोग 2017 में एक डिस्कशन पेपर आया था, वो कहता है कि 2 फेज साइमल्टेनियस इलेक्शन, जैसे हमने पहले बात की है, रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंड किया। देन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, कि जो हमारी न्यूली इलेक्टेड जो असेंबलीज हैं उनको जो है दे शुड बी इफेक्टिव फॉर रेस्ट ऑफ व्हाट वुड हैव बीन द ओरिजिनल टर्म, जितना टाइम बचा है उनका उतने टाइम के लिए वो इफेक्टिव रहे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसको जो है साइमल्टेनियसली मूव करना है टूवर्ड्स ए कॉन्फिडेंस मोशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, एंड देन फिक्स 2 विंडोज ऑफ 1.5 month ईच फॉर होल्डिंग बाय इलेक्शंस इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। तो इन ए पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो है वो 1.5 months का जो है 2 हमें विंडोज़ फिक्स करनी होंगी, है ना, ताकि बाई इलेक्शंस उसी टाइम पीरियड में हो सके। अब लॉ कमीशन 2018 की रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है कि फर्स्ट इज फ्रेमवर्क फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शंस। इसमें 3 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। क्या फ्रेमवर्क डिसाइड किया है
एडवांसिंग और पोस्टपोनिंग इलेक्शन टाइमिंग्स, है ना, जैसे हमने पहले बात की। सेकेंड इज कंडक्ट इलेक्शंस ओनली ट्वाइस इन 5 ईयर्स, कि 5 साल में आप 2 बार ही इलेक्शन कंडक्ट करवाओ। देन कंडक्ट ऑल इलेक्शंस फॉलिंग इन ए कैलेंडर ईयर टुगेदर, मतलब एक साल के अंदर जो इलेक्शंस होने हैं उनको एक साथ करवाओ। सेकेंड इज रिप्लेस द नो कॉन्फिडेंस मोशन विद ए कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी पास होगा जब हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन होगा, सरकार बनाने का हमारे पास जो है एक सेकंड ऑप्शन अवेलेबल होगा। फर्दर उन्होंने कहा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो नंबर है उसको लिमिट किया जाना चाहिए। थर्ड इज एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा ताकि हमारी जो है एक नई गवर्नमेंट बन सके, बेशक वो कोalition गवर्नमेंट हो या मेजोरिटी गवर्नमेंट जो है वो नई गवर्नमेंट बन सके। देन कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, साइमल्टेनियस इलेक्शंस they offer economic saving, streamlined governance and reduced policy paralysis, but concerns regarding federalism, regarding regional representation and constitutional amendments, they must be addressed. एक ग्रेजुअल कंसेंसस ड्राइवन अप्रोच हमें इसमें चाहिए होगी जो अलाइन करे हमारे किसके स्टेट इलेक्शंस इन फेजेस, could serve a balanced reform strategy for India's electoral system. And as our former chief election commissioner S.Y. Kurai said, one nation, one election may be financially and administratively beneficial, but it should not come at the cost of federalism and regional representation. Thank you so much for your patience listening. और ये नोट्स जो हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर